नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर देवांशु। स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। आज का ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो के माध्यम से हम बात करने वाले हैं केस टेकिंग के ऊपर। केस टेकिंग जो कि इम्पॉर्टेंट एक एस्पेक्ट है एक होम्योपैथी डॉक्टर के लिए, क्योंकि क्योर की दिशा में जाने के लिए सिमिलर मेडिसिन चुनने के लिए एक अच्छा ऑब्जर्वेशन होना काफ़ी उसकी ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो वो ऑब्जर्वेशन हम केस टेकिंग के माध्यम से ही करते हैं। जो भी पेशेंट की डेटा है उसको कलेक्ट करते हैं। तो बेसिकली इस वीडियो के माध्यम से डॉक्टर हैनीमैन ने क्या सजेशन दिया है अपनी एफोरिज्म में, एफोरिज्म 83 से लेके 104 में, उस एफोरिज्म के बेसिक इंपॉर्टेंट पॉइंट को हम देखेंगे। पूरे एफोरिज्म को तो मैं डिटेल नहीं करने वाला यहाँ पे, बट उस एफोरिज्म में क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है उस इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखेंगे आज के इस वीडियो के माध्यम से। वैसे केस टेकिंग पे डिफरेंट ऑथर ने भी काफ़ी अच्छा एक्सप्लेनेशन किया है, बट उस बुक पे जाने से पहले, डिफरेंट ऑथर को समझने से पहले जो बेसिक डॉक्टर हैनीमैन ने क्या बोला है उसको जानना काफ़ी ज़्यादा उसकी ज़रूरत है। तो वीडियो काफ़ी खास है, इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले जाएँ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन क्लिक जरूर करें ताकि मैं जो भी इस तरह की वीडियो बनाऊँ उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं डेफिनेशन। डेफिनेशन यहाँ पे है, कलेक्शन ऑफ डेटा इज़ द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द टेकिंग द केस। यानी कि जो भी हम केस लेते हैं, केस के माध्यम से हम डेटा इकट्ठा करते हैं, डेटा को कलेक्ट करते हैं, पेशेंट की सफरिंग को हम कलेक्ट करते हैं। और एक अगर सक्सेसफुल यानी कि एक सिमिलर रेमेडी पे जाने के लिए, एक बेहतर क्योर देने के लिए ये जो डेटा कलेक्शन है ये हमारा काफ़ी ज़्यादा बेहतर होना चाहिए। जो हमारा ऑब्जर्वेशन है काफ़ी ज़्यादा बेहतर होना चाहिए। वो केंट का एक जो स्टेटमेंट है कि अगर हम अच्छे से केस टेकिंग कर लेते हैं तो आधा पेशेंट वहीं पे क्योर हो जाता है, हाफ क्योर वहीं पे डेवलप हो जाता है। इसलिए ये ऑब्जर्वेशन काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। बेसिकली हमारा 3 पर्पस होता है केस टेकिंग के लिए। 3 पर्पस में सबसे पहला है डायग्नोसिस। डायग्नोसिस के माध्यम से हम डिजीज़ को जानते हैं कि एक्चुअल में पेशेंट को प्रॉब्लम क्या है। डिजीज़ को डिफ्रेंशिएट भी करते हैं कि डिजीज़ एक्यूट है या क्रोनिक है। किस तरह के ट्रीटमेंट वहाँ पे हम अप्लाई कर सकते हैं ये भी डिसाइड होता है डायग्नोसिस के माध्यम से। सेकेंड हमारा पॉइंट आता है यहाँ पे प्रोग्नोसिस। प्रोग्नोसिस यानी कि उस डिजीज़ का फ्यूचर क्या होने वाला है, उसका कॉम्प्लिकेशन क्या होने वाला है, क्या वो सिमिलरिटी के आधार पे क्योर हो सकता है, क्या उसकी रिकवरी संभव है कि नहीं है। इन सारी चीज़ों को जानने में हमें प्रोग्नोसिस हेल्प करता है। और तीसरा ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट में हमारा एक मेडिसिन पार्ट आता है और दूसरा मैनेजमेंट पार्ट आता है। यानी कि किस तरह की मेडिसिन देनी है पेशेंट को, क्या क्या मैनेजमेंट सजेस्ट करने हैं, ये पॉइंट हमारे आते हैं ट्रीटमेंट में। तो जब भी इस तरह के क्वेश्चन है आपको यहाँ पे 3 पर्पस जरूर लिखना है। सबसे पहला हमारा डायग्नोसिस, दूसरा प्रोग्नोसिस और तीसरा ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट के अंदर मैनेजमेंट एंड जो मेडिसिन हम देते हैं वो, ये केस टेकिंग का हमारा ऑब्जेक्टिव होता है। अब डायरेक्ट हम आते हैं एफोरिज्म पे। डिफरेंट एफोरिज्म में डॉक्टर हैनीमैन ने क्या पॉइंट सजेस्ट किया है। तो सबसे पहला ये एफोरिज्म है अपना 83 में आपको 3 पॉइंट वहाँ पे देखने को मिलेंगे। सबसे पहला ही पॉइंट है फ्रीडम फ्रॉम प्रेजुडाइस। यानी कि जो पहले से हम बांध के रखते हैं कि इस तरह का पेशेंट आएगा उसको हम यही दवा देंगे, इस तरह का प्रेजुडाइस, ये कॉन्सेप्ट हमारे अंदर नहीं होना चाहिए। उससे हमें फ्री होना है, फ्री फ्रॉम प्रेजुडाइस। सेकेंड हमारे यहाँ पे पॉइंट है साउंड सेंसेस। यानी कि हमें अलर्ट रहना है। जो भी पेशेंट बातें बोल रहा है उसको अच्छे से ऑब्जर्व करना है। उस ऑब्जर्वेशन के लिए हमें वहाँ पे अलर्ट रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि पेशेंट बोल रहा है हमारा ध्यान कहीं और है, तो यहाँ पे मिस्टेक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तीसरा पॉइंट है अटेंशन इन ऑब्जर्विंग साइन। बहुत सारे साइन जो हम ऑब्जर्वेशन के माध्यम से ही कलेक्ट करते हैं। बहुत सारे फिजिकल अपीयरेंस जो उसका अगर गेस्चर, पोस्चर, वो हम ऑब्जर्वेशन के माध्यम से ही कलेक्ट करते हैं। तो इसलिए यहाँ पे अलर्टनेस इस कंडीशन में भी रहना चाहिए। यानी कि ऑब्जर्वेशन में भी हमें अलर्ट रहने की ज़रूरत है। फोर्थ पॉइंट है यहाँ पे फिडेलिटी। फिडेलिटी यानी कि अपने प्रिंसिपल पे भरोसा, यानी कि फेथफुलनेस, उसके साथ साथ ऑनेस्टी, ईमानदारी, अपने प्रिंसिपल सिद्धांत पे, उस सिद्धांत के आधार पे ही उसको हम ट्रीट करने वाले हैं। और दूसरा, पेशेंट ने जो जो सिम्टम आपको सजेस्ट किया है उसको आपने अच्छे से नैरेट करके अपनी डायरी में या अपने फॉर्मेट में उसको लिखा है। तो यानी कि ऑनेस्टी भी यहाँ पे ज़रूरी है, फेथफुलनेस भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए डॉक्टर हैनीमैन ने यहाँ पे वर्ड किया है, यूज़ किया है फिडेलिटी। तो 83 में हमने जाना है कि बेसिक कैरेक्टरिस्टिक क्या होना चाहिए एक फिजिशियन का, यानी कि एक गुण क्या होना चाहिए एक फिजिशियन का जब हम केस टेकिंग स्टार्ट करते हैं। अब आते हैं 84 पे। 84 में डॉक्टर हैनीमैन ने क्या कहा है।
84 में है हाउ टू बिगिन अ केस, केस को कैसे बिगिन करना है, कैसे स्टार्ट करना है केस टेकिंग। तो यहाँ पे डॉक्टर हैनीमैन कहते हैं द पेशेंट डिटेल्स द हिस्ट्री ऑफ हिज सफरिंग, जो भी पेशेंट ने डिटेल दिया है उसको आपको राइट डाउन करना है। दूसरा अटेंडेंट, जो भी अटेंडेंट है वो कैसे बिहेव करता है, क्या उसने अटेंडेंट ने क्या उसमें नोटिस किया, ये सारे पॉइंट को आपको अपने डायरी में अपने फॉर्मेट में आपको इसको नोट डाउन करना है। यानी कि केस टेकिंग कैसे स्टार्ट करें, सबसे पहला जो पेशेंट अपनी सफरिंग को बता रहा है उसको नोट डाउन करें। सेकंड, जो अटेंडेंट बता रहा है उसके बिहेवियर के बारे में उसको नोट डाउन करना है। और उसके साथ फिजिशियन का ऑब्जर्वेशन, जब हमने 6 एफोरिज्म पढ़ा था वहाँ पे पोर्ट्रेट की बात तो हुई थी। पोर्ट्रेट में ये 3 पॉइंट डॉक्टर हैनीमैन ने इसका जिक्र किया था कि पेशेंट, अटेंडेंट, देन फाइनल फिजिशियन ऑब्जर्वेशन। सेम वही पॉइंट यहाँ पे है। थर्ड में फिजिशियन ऑब्जर्वेशन, सी हियर एंड रिमार्क बाय हिज ऑन सेंस, जो उसने फिजिशियन ने ऑब्जर्व किया है उसको वहाँ पे नोट डाउन करना है। राइट डाउन एक्यूरेटली ऑल द पेशेंट एंड हिज फ्रेंड हैव टोल्ड हिम, जो भी पेशेंट ने बोला, जो भी अटेंडेंट ने बोला उसको प्रॉपरली राइट डाउन करना है। यानी कि 84 में डॉक्टर हैनीमैन यही सजेस्ट कर रहे हैं कि हम केस टेकिंग को स्टार्ट कैसे करें। ये प्रोसेस डॉक्टर हैनीमैन ने इस रेफरेंस के माध्यम से बताया है। 84 में एक और पॉइंट है कि फिजिशियन को पेशेंट को ये बोलना चाहिए कि आप जो भी सिम्टम है वो स्लोली बोलो, हड़बड़ के होके मत बोलो। जो भी सिम्टम है आप आराम आराम से बोलो, क्योंकि लिखने में आसानी होगी और उस सिम्टम को समझने में भी फिजिशियन के लिए ईजी रहेगा। तो पेशेंट को सजेस्ट करना है कि आप स्लो टॉक कीजिए, स्लो धीरे धीरे बोलिए अपने सिम्टम को। अब आते हैं 85 में, यानी कि 84 में हमने देखा केस टेकिंग कैसे स्टार्ट करना है। 85 में देखना है हाउ टू अरेंज द रिकॉर्ड, यानी कि रिकॉर्ड को कैसे अरेंज करना है। इसमें सबसे पहला ही पॉइंट है बिगिन अ फ्रेश लाइन विथ एवरी न्यू सर्कमस्टांसेस मेंशन्ड बाय द पेशेंट और हिज फ्रेंड। यानी कि जो भी पेशेंट अगर कुछ नया सिम्टम बोलता है या उसका अटेंडेंट कुछ नया सिम्टम बोलता है तो उसको एक सेपरेट लाइन में लिखना है। उसके साथ साथ सो द सिम्टम्स शैल बी ऑल अरेंज सेपरेटली वन बिलो द अनदर। इससे क्या होगा कि आपका जो डिफरेंट जो सिम्टम आपने कलेक्ट किया है उसका एक सेपरेट वहाँ पे लाइन बन जाएगा। आप वहाँ पे मिक्सअप नहीं होगा, मिक्सअप होने से कन्फ्यूजन होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, वहाँ पे कन्फ्यूजन डेवलप होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। इसलिए हर एक सिम्टम को एक सेपरेट लाइन में लिखना है। एक फ़ायदा इससे ये भी होगा he can thus add to anyone that may at first have been related in too vague manner। इससे क्या होगा कि जिस सिम्टम को पेशेंट ने काफ़ी कम शब्दों में बताया है, काफ़ी कम एक्सप्लेनेशन किया है, हो सकता है बाद में वो सिम्टम उसको याद आए तो वो आपको वो सारे एक्सप्लेनेशन वहाँ पे देगा। तो आपका अगर सेपरेट लाइन रहेगा तो उस सेपरेट लाइन में आप उस सिम्टम को अच्छे से वहाँ पे नोट डाउन कर सकते हैं, लिख सकते हैं। इसलिए हर एक नए सिम्टम को एक सेपरेट लाइन में हमें राइट डाउन करना है। तो ये था 85 हाउ टू अरेंज द सिम्टम। इस तरीके से अगर आप क्वेश्चन वे में अगर याद करते हैं तो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में भी ये क्वेश्चन लिखने में काफ़ी ज़्यादा आसानी हो जाती है। अब डायरेक्ट हम आते हैं 86 में हाउ टू कंप्लीट द रिकॉर्ड। रिकॉर्ड को हमको कैसे कंप्लीट करना है। सिम्टम हमने बहुत सारा कलेक्ट कर लिया, अब उसको कंप्लीट कैसे करना है। ट्राई टू एलिसिट मच इन्फॉर्मेशन अबाउट ईच इंडिविजुअल सिम्टम। यानी कि जो भी एक एक सिम्टम हमने कलेक्ट किया है पेशेंट से, उसमें उसका अच्छे से विवरण, उसका अच्छे से एक्सप्लेनेशन हमें करने की कोशिश करनी चाहिए। उससे रिलेटेड सिम्टम पेशेंट से हमें निकालने की कोशिश करनी चाहिए। बेसिकली यहाँ पे पॉइंट जो दिए हुए हैं, कलेक्ट द डेटा लाइक ऑनसेट, लोकेशन, सेंसेशन, मोडालिटीज एंड कॉन्कोमिटेंट। ये पॉइंट हमें यहाँ पे रिलेट करना है हर एक सिम्टम के साथ। जैसे हम बोलते हैं ना कि ऑनसेट, ड्यूरेशन, प्रोग्रेस, कॉजेशन, सेंसेशन, मोडालिटीज, कॉन्कोमिटेंट, ये सारे पॉइंट हमको रिलेट करना है हर एक सिम्टम के साथ। अगर ये मिल जाते हैं तो हमें फर्दर मेडिसिन सिलेक्शन करने में भी काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाता है। यानी कि बोनिंग-एसन का जो कॉन्सेप्ट था कंप्लीट सिम्टम का, कुछ उस तरह का एक्सप्लेनेशन इस एफरीज में दिया हुआ है। कुछ अन्य पॉइंट यहाँ पे ऐड किए हुए हैं। हाउ कैसे स्टार्ट हुआ, व्हेन कब स्टार्ट हुआ, वाई क्यों स्टार्ट हुआ, व्हाट आर द सिम्टम, उस समय सिम्टम क्या थे, बिफोर मेडिकेशन, मेडिसिन लेने से पहले सिम्टम क्या थे, आफ्टर मेडिकेशन, सिम्टम मेडिसिन लेने के बाद के सिम्टम क्या हैं, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पेन, पेन का कैरेक्टर क्या है, प्रिसाइज स्पॉट, जो है वहाँ पे स्पॉट है उसका वहाँ पे कैरेक्टर क्या है, और मोडालिटीज़ क्या है। ये एक बेसिक यहाँ पे डिटेलिंग है, बेसिक पॉइंट है जो इस एफरेंस के माध्यम से रिलेट किया जा रहा है। यानी कि 86 में हमें क्या करना है
सिम्टम को हमें कंप्लीट कैसे करना है, तो हमें बोनिगसन को याद करना चाहिए, उसके साथ जो हैनीमैन का यहाँ पे कॉन्सेप्ट है उसको यहाँ पे फॉलो करना चाहिए। अब आते हैं 87 में डॉक्टर हैनीमैन ये कहते हैं व्हाट क्वेश्चन आर नॉट टू आस्क द पेशेंट, किस तरह के क्वेश्चन पेशेंट से नहीं पूछने हैं। तो द फिजिशियन ऑब्टेन मोर प्रिसाइज इन्फॉर्मेशन रिस्पेक्टिंग इस पार्टिकुलर डिटेल, जो भी पार्टिकुलर डिटेल है, जो भी पेशेंट ने सिम्टम बताया है उस सिम्टम से रिलेटेड हमें अन्य वहाँ पे उसको इवेलुएट करना चाहिए, उससे रिलेटेड सिम्टम हमें निकालने की कोशिश करनी चाहिए, बट विदाउट एवर फ्रेमिंग हिज क्वेश्चन सो एज टू सजेस्ट द आंसर टू द पेशेंट। यानी कि हमें क्वेश्चन को फ्रेम करके नहीं देना है, यानी कि एक बना बनाया पका हुआ खाना उसको नहीं देना है, उसको दाल चावल देना है, बोलना है कि आप खाना यहाँ पे पकाओ। यानी कि यहाँ पे लीडिंग क्वेश्चन नहीं पूछने हैं, ऐसे क्वेश्चन जिसमें पेशेंट का जवाब येस और नो में आए, इस तरह के क्वेश्चन यहाँ पे नहीं पूछने हैं। जैसे कि पानी पीते हैं तो वो बोलेगा आप पीते हैं, खाना आप खाते हैं तो बोलते खाते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन, लीडिंग क्वेश्चन आपको यहाँ पे नहीं देने हैं पेशेंट को, नहीं तो यहाँ पे जो केस टेकिंग, जो प्रॉपर जो केस टेकिंग है वो नहीं हो पाएगा। अब आते हैं 88 में जो क्वेश्चन है व्हेन इज़ द फिजिशियन टू रिमाइंड अ पेशेंट, पे आप पेशेंट को कब रिमाइंड करना है, उसको कब टोकना है, क्योंकि डॉक्टर हैनीमैन ने पहले कहा था कि पेशेंट जब अपना नरेशन कर रहा होता है, जब अपने सिम्टम को बता रहा होता है तो उसको टोकना नहीं चाहिए, बट टोकना कब है। द फिजिशियन इज़ टू रिमाइंड द पेशेंट इन जनरल टर्म, कब, व्हेन इन हिज नरेशन ही ओमिट्स to say anything about several part and function of his body and about his mental state। अगर वो अपने बॉडी के डिफरेंट पार्ट के बारे में नरेशन देना भूल गया या जो अपने मेंटल स्टेट के बारे में बताना भूल गया, उसको वो ओमिट कर रहा है, उसको वो बता नहीं रहा है, उस समय हमें पेशेंट को टोकना है, हमें ये सारे सिम्टम भी कॉलेक्ट करने हैं कि डिफरेंट ऑर्गन पे उसका क्या अभी उसका फंक्शन क्या है, उसका मेंटल स्टेटस क्या है, उस चीज़ को वहाँ पे हमें जानने की ज़रूरत है। तो 88 में है कि पेशेंट को हमें कब टोकना है, उसको कब रिमाइंड करना है। अब आता है हमारा 89 एफोरिज्म। 89 एफोरिज्म काफ़ी ज़्यादा खास है। यहाँ पे डॉक्टर हैनीमैन का जो क्वेश्चन है व्हेन स्पेशल क्वेश्चन आस्क टू द पेशेंट, कब हमें स्पेशल क्वेश्चन पूछना है। यहाँ पे डॉक्टर हैनीमैन कहते हैं कि जो भी सिम्टम, जो भी सेंसेशन पेशेंट हमको दे रहा है, हमको उस पर ही रिलाई करना है, बट कब नहीं रिलाई करना है, एक्सेप्ट वैसे पेशेंट में जो अपने सिम्टम को एग्जैजरेट करके बताते हैं। ये एग्जैजरेशन आपको ऑब्जर्वेशन के माध्यम से समझ में आ जाता है। उस समय अगर फिजिशियन को लगता है कि अभी भी केस अधूरा है, अभी भी केस कंप्लीट नहीं हुआ है, जो सिम्टम मुझे चाहिए वो नहीं मिल पाए हैं, तो ऐसे केसेस में आस्क मोर प्रिसाइज मोर स्पेशल क्वेश्चन लिबर्टी एंड ऑब्लाइट। पेशेंट को आपको अच्छे से ऑब्लाइट वे में आपको क्वेश्चन पूछने, नहीं तो पेशेंट गुस्सा हो जाएगा कि एक ही बात को ये बार बार पूछ रहे हैं। ऐसा तब करना है जब हमको लग रहा है कि अभी तक केस कंप्लीट नहीं हुआ है। वैसे केसेस में हमको फिर से क्वेश्चन करने हैं उस पेशेंट से ऑब्लाइट वे में अच्छे तरीके से। अब आता है एफरेज 90 में क्या क्वेश्चन है, व्हाट इज़ फाइनली टू नोट इन केस टेकिंग। हमें फाइनली नोट डाउन क्या करना है। यहाँ पे जो आंसर दिए हुए हैं, द फिजिशियन इज़ फाइनली टू नोट डाउन हिज ऑन ऑब्जर्वेशन। जो फिजिशियन ने अपना ऑब्जर्वेशन किया उसको नोट डाउन करना है अबाउट द इंडिविजुअल के बारे में, पिक्युलरिटी ऑफ द पेशेंट इन डिजीज़ एंड इन हेल्थ। यानी कि डिजीज़ कंडीशन में, हेल्थ कंडीशन में वो कैसा था, अभी डिजीज़ कंडीशन में आ गया है तब कैसा है, इन सारे चीज़ों को ऑब्जर्व करके उसको नोट डाउन करना है। यानी कि फाइनली हमें केस टेकिंग में करना क्या है फिजिशियन को, तो बेसिकली ऑब्जर्वेशन करना है, केयरफुल ऑब्जर्वेशन वहाँ पे करना है, हेल्थ और डिजीज़ दोनों को यहाँ पे रिलेट करना है। 91 में है हाउ टू ऑब्टेन द ट्रू पिक्चर ऑफ क्रोनिक डिजीज़। अब बात आ रही है क्रोनिक डिजीज़ में हम ट्रू पिक्चर कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं। यहाँ पे जो पॉइंट दिए हुए हैं, इन क्रोनिक डिजीज़ द ओरिजिनल डिजीज़ पिक्चर इज़ टू बी ऑब्टेन बाई रेफरिंग टू द ओरिजिनल सिम्टम। यानी कि क्रोनिक कंडीशन में जो उसका ओरिजिनल सिम्टम था, यानी कि डिजीज़ जो अभी आया, डिजीज़ आने के बाद उसने बहुत सारे ट्रीटमेंट लिए, बहुत सारा मेडिसिन खाया, मेडिसिन खाने के बाद क्या हुआ कि डिजीज़ का पिक्चर ही चेंज हो गया, बट जो एक्चुअल पिक्चर क्या था स्टार्टिंग में वो जानने की ज़रूरत है हमें क्रोनिक कंडीशन में। अपेयरिंग बिफोर टेकिंग द मेडिसिन, मेडिसिन के पहले क्या था, और आफ्टर डिसकंटिन्यूइंग इट फॉर सेवरल डेज, डिसकंटिन्यू करने के बाद क्या कंडीशन है, इसको हमें यहाँ पे ऑब्जर्व करना है।
व्हेन द मेडिसिनल इफेक्ट गो अवे, मेडिसिन के इफेक्ट जाने के बाद ओरिजिनल सिम्टम वापस आने लगते हैं। तो वैसे सिम्टम को हमको ऑब्जर्व करना है। 92 में है हाउ टू ऑब्टेन द ट्रू पिक्चर ऑफ एन एक्यूट डिजीज़। अब एक्यूट डिजीज़ में ट्रू पिक्चर हम कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं, तो यहाँ पे जो पॉइंट रिलेट किए गए हैं, इन एक्यूट डिजीज़ रैपिड कोर्स, उसका रैपिड इंसिडेंस होता है। अ कंप्लीट पिक्चर ऑफ द कॉन्जॉइंट मेलेडी ऑफ द डिजीज़ एंड ऑफ द ड्रग यूज्ड इज टू बी टेकन इनटू अकाउंट एंड द सुटेबल होम्योपैथिक मेडिसिन प्रिस्क्राइब। बेसिकली 92 में कॉन्जॉइंट मेलेडी की चर्चा है। होता क्या है, पेशेंट को कोई प्रॉब्लम आया, एक्यूट प्रॉब्लम आया, उसने एलोपैथिक मेडिसिन लिया। एलोपैथिक मेडिसिन लेने के बाद क्या हुआ, उसके अंदर वायलेंट चेंजेज आए, वायलेंट एग्रावेशन बोल सकते हैं, उस तरह की कंडीशन डेवलप हुए। ऐसे केसेस में डॉक्टर हैनीमैन ये सजेस्ट कर रहे हैं कि हमको ओरिजिनल सिम्टम के पीछे नहीं भागना है। जो प्रेजेंट सिचुएशन बन रहा है, जो प्रेजेंट कंप्लेन लेके हमें पेशेंट हमारे पास आ रहा है, उसी को टोटलिटी बनाना है और हमको मेडिसिन प्रिस्क्राइब करना है। क्योंकि करेंट टोटलिटी पे अगर हम प्रिस्क्राइब नहीं करते हैं तो हो सकता है उस पेशेंट का कोई पार्ट डैमेज हो जाए, कोई ऑर्गन डैमेज हो जाए। यहाँ पे हमें ये नहीं खोजना है कि पहले तुम्हारा सिम्टम क्या था, उसमें अभी क्या चेंजेज हुए, ये नहीं करना है। जो भी करेंट हमको टोटलिटी बन रही है उसके हिसाब से दवा यहाँ पे प्रिस्क्राइब करनी है। यही 92 में डॉक्टर हैनीमैन सजेस्ट कर रहे हैं। अब आते हैं हम 93 एफरेंस पे। 93 एफरेंस का जो क्वेश्चन है, व्हाट मे बी कॉमन इन एन एक्यूट एंड क्रोनिक डिजीज, दोनों में कॉमन क्या रहता है। तो यहाँ पे एक वर्ड यूज है ऑब्वियस कॉज। ऑब्वियस कॉज जो कि दोनों में कॉमनली देखने को मिलता है। ऑब्वियस कॉज का मतलब छुपा हुआ कॉज, वैसा कॉज जो पेशेंट बताना नहीं चाह रहा। तो ऐसे कॉज को हम जब पेशेंट को सेपरेटली इंटरोगेट करते हैं या उसकी अटेंडेंट को केयरफुली जब इंटरोगेट करेंगे तो इस तरह के कॉज सामने आते हैं। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल रिलेट किए गए हैं ऑब्वियस कॉज से। एग्जांपल है सबसे पहला पॉइजनिंग है, अटेम्प्टेड सुसाइड है, ओनानिज्म है, इंडल्जेंस इन ऑर्डिनरी और अननेचुरल डिबॉचरी, एक्सेस इन वाइन, कॉर्डिनल्स, पंच और अदर आर्डेंट बेवरेजेस और कॉफ़ी, ओवर इंडल्जेंस इन ईटिंग जनरली एक्सेट्रा। इस तरह के एग्जांपल ऑब्वियस कॉज से रिलेट किए गए हैं इस एफोरिज्म में। तो बेसिकली ऑब्वियस कॉज को हमको लेना है क्योंकि ट्रीटमेंट में इसका काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है। कुछ सर्टेन फैक्टर जो आपको मेडिसिन सेलेक्ट करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। अब आते हैं 94 में। 94 का जो क्वेश्चन है, व्हाट पॉइंट इज पार्टिकुलरली टू लुक फॉर इन अ क्रोनिक डिजीज, यानी कि किस तरह के पॉइंट हमको पार्टिकुलर क्रोनिक कंडीशन में देखने हैं। तो यहाँ पे जो पॉइंट रिलेट किया गया है वो है ऑक्यूपेशन, मोड ऑफ लिविंग एंड डाइट, डोमेस्टिक सिचुएशन, फाइंड आउट द मेंटेनिंग फैक्टर। मेंटेनिंग कॉज भी बहुत सारे बीमारी को ठीक नहीं होने देता है। तो क्रोनिक कंडीशन में हमें इन सारे पॉइंट को वहाँ पे रूल आउट करना है, उसको नोट डाउन करना है। अब आते हैं 95 का जो क्वेश्चन है, वाई इट इज़ नेसेसरी टू पे केयरफुल अटेंशन टू माइन्यूट पार्टिकुलर्स इन केस ऑफ क्रोनिक डिजीज। माइन्यूट पार्टिकुलर पे क्यों हमें ध्यान देना है और खासकर क्रोनिक कंडीशन में। तो यहाँ पे जो इसका जो आंसर है, माइन्यूट पार्टिकुलर्स आर नेसेसरी टू नोट इन अ केस ऑफ क्रोनिक डिजीज बिकॉज क्यों दे ऑफन प्रोवाइड क्लू टू द चॉइस ऑफ द इंडिकेटेड रेमेडी, यानी कि इंडिकेटेड रेमेडी को चॉइस करने में, एक सिमिलर मेडिसिन तक जाने में इस तरह के माइन्यूट ऑब्जर्वेशन हमें हेल्प करते हैं, जिसको हम लेसर एसेसरी सिम्टम के नाम से भी जानते हैं। लेसर एसेसरी सिम्टम आपको 95 में देखने को मिलता है। जैसे वो पेशेंट के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, बट वो सिम्टम हमारे क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, हमारे ट्रीटमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे कि आपने सल्फर में देखा होगा कि सुबह उठते हैं, जैसे बेड से उठता है, उसको तुरंत वहाँ पे डायरिया सेंसेशन होता है, उसको हॉस्पिटल के लिए जाना ही होता है। ये कॉमन पेशेंट काफ़ी दिन से इसको झेल रहा होता है, तो उसके लिए कॉमन चीज़ होती है, बट वही सिम्टम हमारे प्रिस्क्राइबिंग पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो लेसर एसेसरी सिम्टम पे हमें ध्यान देना है क्योंकि वो सिम्टम पेशेंट के लिए इंपॉर्टेंट नहीं होता, बट हमारे प्रिस्क्राइबिंग के लिए वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब आते हैं हम 96 पे। 96 का जो क्वेश्चन है, विच पेशेंट एग्जाजरेट देयर सिम्टम एंड वाई, किस तरह के पेशेंट अपने सिम्टम को एग्जाजरेट करके बताते हैं और क्यों। तो यहाँ पे आंसर है हाइपोकॉन्ड्रियक पेशेंट। वैसे पेशेंट जो अपने सिम्टम को बढ़ा चढ़ा के बताते हैं ताकि फिजिशियन उनको अच्छी दवा देंगे, काफ़ी बेहतर उनको दवा देंगे। हाइपोकॉन्ड्रियक
एंड पर्सन ऑफ ग्रेट सेंसिटिवनेस, और वैसे पेशेंट भी जो काफ़ी ज़्यादा ओवर सेंसिटिव टाइप के हैं, वैसे पेशेंट भी अपने सिम्टम को काफ़ी बढ़ा चढ़ा के बताते हैं। और ये इसलिए किया जाता है कि फिजिशियन उस पर ज़्यादा अच्छे से ध्यान दे और उसको अच्छी मेडिसिन दें। तो 96 में हमें हाइपोकॉन्ड्रियक, ये पॉइंट याद रखना है, ये क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। 97 में विच पेशेंट मिनिमाइज देयर सिम्टम एंड वाई, कुछ ऐसे पेशेंट भी होते हैं जो अपने सिम्टम को कम कर देते हैं, और ऐसा क्यों करते हैं उसके आंसर को देखते हैं। द रेटिसेंट टाइप मिनिमाइज और इवन ओमिट सम ऑफ देयर सिम्टम ड्यू टू वेरियस रीजन सच एज इंडोलेंस, कुछ ऐसे पेशेंट होते हैं जो अपने सिम्टम को ही ओमिट कर देते हैं, सिम्टम को ही खा लेते हैं, आधा सिम्टम बताते ही नहीं। जो पेशेंट इंडोलेंस, आलसी होते हैं, क्या बताने जाए, क्या मतलब इतने सारे सिम्टम बताने का डॉक्टर साहब को। सेकंड पॉइंट है यहाँ पे फॉल्स मॉडेस्टी। थर्ड पॉइंट है माइल्ड डिस्पोजिशन और इवन वीकनेस ऑफ माइंड, कमज़ोर माइंड वाले भी अपने सिम्टम को पूरी तरह नहीं बता पाते, आधे सिम्टम वो भूल जाते हैं घर पे ही। और बहुत सारे पेशेंट ऐसे होते हैं जो आपको पेपर में लिख के भी आते हैं, डॉक्टर साहब ये पढ़ लीजिए, यही बीमारी हमको है, यही सिम्टम मैंने ऑब्जर्व किया, इसको आप देख लीजिए। तो फॉल्स मॉडेस्टी, झूठा दिखावा करने के लिए, या उनका दिमाग कमज़ोर है, या माइल्ड डिस्पोजिशन के व्यक्ति हैं, ये इस तरह के व्यक्ति अपने सिम्टम को मिनिमाइज़ करते हैं, ओमिट करते हैं, तो यहाँ पे हमको केयरफुल रहने की ज़रूरत है। अब आते हैं हम 98 में। 98 का जो क्वेश्चन है, व्हाट आर द टू थिंग्स इसेंशियल इन द इन्वेस्टिगेशन ऑफ अ क्रोनिक डिजीज़, यानी कि टू इसेंशियल थिंग्स क्या है जब हम क्रोनिक केस टेकिंग करते हैं, क्रोनिक कंडीशन में, क्रोनिक डिजीज़ कंडीशन में। टू थिंग्स में सबसे पहला कंडीशन है पेशेंट ऑन एक्सप्रेशन ऑफ सफरिंग, पेशेंट का जो अपना एक्सप्रेशन है उसके सफरिंग का, उसको वहाँ पे ऑब्जर्व करना। और सेकंड यहाँ पे पॉइंट है नॉलेज ऑफ ह्यूमन नेचर, ये फिजिशियन के लिए है, फिजिशियन को ह्यूमन नेचर के बारे में एक अच्छी जानकारी होनी चाहिए। एंड एबव ऑल ग्रेट पेशेंस, उसको धैर्य भी रखना है, ऐसा नहीं कि हड़बड़ करना है खुद, या पेशेंट अपनी बातों को बता रहा है तो वहाँ पे गुस्सा नहीं होना है, आसानी उसको केयरफुली सुनना है। आर इसेंशियल फॉर ट्रेसिंग द कंप्लीट पिक्चर, यानी कि फिजिशियन को यहाँ पे ह्यूमन नेचर का एक अच्छा ज्ञान होना चाहिए, उसके साथ उसके अंदर पेशेंस होना चाहिए, तभी वो पेशेंट की सारी उसकी प्रॉब्लम को वहाँ पे सुन सकता है, उसको केयरफुली नोट डाउन भी कर सकता है। ये दो चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इसेंशियल हैं क्रोनिक केसेस में। अब आते हैं 99, वाई इज़ द इन्वेस्टिगेशन ऑफ एन एक्यूट डिजीज ईजियर, ये क्वेश्चन, इसका आंसर तो आसानी से मिल जाता है। एक्यूट डिजीज में केस टेकिंग क्यों आसान है, क्योंकि रिसेंट सफरिंग होता है, पेशेंट ने उस चीज़ को अच्छे से ऑब्जर्व किया है, तो वहाँ पे पेशेंट सारी प्रॉब्लम, सारी बातें बताता है कि ये पॉजिटिव फैक्टर था, मैंने ऐसा किया था तो मुझे ये प्रॉब्लम डेवलप हुई, इसलिए ईजी होता है केस टेकिंग करना एक्यूट केसेस में। ये था 99। अब आते हैं हम 100 में क्या है, हाउ टू इन्वेस्टिगेट स्पोरेडिक एंड एपिडेमिक वैरायटी ऑफ एक्यूट डिजीज़, स्पोरेडिक और एपिडेमिक वैरायटी में हमें कैसे इन्वेस्टिगेट करना है। 100 एफरेंस का जो आंसर है, द टोटालिटी ऑफ सिम्टम ऑफ इच प्रिवेलिंग डिजीज, जो भी डिजीज प्रिवेल कर रहा है उसकी जो टोटालिटी है, इज टू बी केयरफुली मार्क्ड, उसको केयरफुली मार्क्ड करना है इन इच केसेस एज इफ़ इट इज़ एन अननोन डिजीज़, यानी कि उस डिजीज़ को हमें उस तरीके से ट्रीट करना है, उस तरीके से वहाँ पे ऑब्जर्वेशन करना है कि वो डिजीज़ मेरे लिए नया है, एक अननोन डिजीज़ की तरह उसकी टोटालिटी को हमको कलेक्ट करना है। और टोटालिटी हमें किसी एक पेशेंट से नहीं, इस इंडिविजुअल को वहाँ पे कंसिडर करके, जो बीमार व्यक्ति हैं उनको कंसिडर करके हमको वहाँ पे टोटालिटी फॉर्म करना है। यानी कि इसलिए डॉक्टर एनिमन यहाँ पे एक वर्ड यूज़ कर रहे हैं, इस केसेस, एक केस की बात नहीं हो रही है, डिफरेंट केसेस के जो सेम प्रॉब्लम से जो अफेक्ट हो रहे हैं उसको वहाँ पे हमें ऑब्जर्व करना है। तो बेसिकली 100 में हमें केस टेकिंग बताया गया है स्पोरेडिक और एपिडेमिक डिजीज से रिलेटेड। 101 में ट्रीटमेंट बताया गया, यानी कि 100 में हमने जाना केस टेकिंग, अब ट्रीटमेंट में आ रहे हैं कि स्पोरेडिक एपिडेमिक में हमें ट्रीटमेंट कैसे करना है। तो 101 का क्वेश्चन ये है, हाउ टू फाइंड अ रेमेडी फॉर अ कलेक्टिव डिजीज, यानी कि जो भी हमने डिजीज़ कलेक्ट किया है, जो टोटालिटी फॉर्म किया, उसके लिए रेमेडी हमको कैसे सेलेक्ट करेंगे। कंप्लीट पिक्चर ऑफ द नेचर ऑफ द डिजीज नीड क्लोज ऑब्जर्वेशन ऑफ सेवरल सिमिलर केसेज, यहाँ पे भी डॉक्टर हैनीमैन बोल रहे हैं कि सेवरल सिमिलर केसेज,
यानी कि उस तरह के सिमिलर केसेस उसको हमें वहाँ पे ऑब्जर्व करना है, उसकी टोटलिटी फॉर्म करना है। उसके आधार पे कंप्लीट पिक्चर बनाने के बाद हमें एक पार्टिकुलर मेडिसिन पे आना है। जो हम जीनस की बात करते हैं, जीनस पे आना है यहाँ पे। जैसे हमने कोविड में आर्सेनिक से के साथ लगभग सिम्टम मैच हो रहे थे, इसलिए CCRS ने आर्सेनिक एल्प 30 सजेस्ट किया इस बीमारी से प्रिवेंट करने के लिए। तो 101 में हमें रेमेडी कैसे सेलेक्ट करना है इसके बारे में बताया जा रहा है। 102 है व्हाट इज़ टू बी लुक फॉर इन एग्जामिनेशन कलेक्टिव डिजीज। हमें क्या उसमें देखना है, क्या उसमें पार्टिकुलर हमको वहाँ पे ऑब्जर्वेशन करना है। तो सबसे पहला यहाँ पे है 3 पॉइंट में मैंने इसको डिवाइड किया है। सबसे पहला है स्केच ऑफ द डिजीज पिक्चर, यानी कि जो भी डिजीज़ है उसका एक स्केच, एक वहाँ पे खाचा बोल सकते हैं, एक उसका पिक्चर तैयार करना है। सेकेंड, उसमें जनरल सिम्टम क्या है उसको अलग करना है। जो भी जनरल सिम्टम हमें उस डिफरेंट केसेस में देखने को मिले उसको ऑब्जर्व करना है। उसके साथ साथ रेयर ऑकरेंस, यानी कि कुछ पेशेंट में आपको कुछ रेयर ऑकरेंस भी देखने को मिलेंगे, उस रेयर ऑकरेंस को भी वहाँ पे लेना है। यानी कि जब आप इस एफरेज को डिटेल में पढ़ेंगे तो वहाँ पे डॉक्टर हैनीमैन ने कहा है कि भले ही आपने जीनस सेलेक्ट कर लिया, बट अगर आपके पास पेशेंट आता है और डिफरेंट सिम्टम लेके आता है और वैसे सिम्टम लेके आता है जो पिक्यूलियर है, कैरेक्टरिस्टिक है, तो आपको वहाँ पे प्रिस्क्रिप्शन उस कैरेक्टरिस्टिक के हिसाब से ही करना चाहिए। तो 3 पॉइंट में इस एफरेज को मैंने डिवाइड किया। पहला स्केच बनाना, दूसरा जनरल सिम्टम को कलेक्ट करना, और तीसरा जो भी रेयर ऑकरेंस है यानी कि जो भी पिक्यूलियर है, कैरेक्टरिस्टिक है, उसको यहाँ पे ध्यान देना। अब आता है हमारा 103 का क्वेश्चन है हाउ टू फाइंड अ रेमेडी फॉर माइजमेटिक क्रोनिक डिजीज़। माइजमेटिक क्रोनिक डिजीज़ के लिए हम रेमेडी कैसे फाइंड आउट करें। वहाँ पे डॉक्टर हैनीमैन कह रहे हैं इन्वेस्टिगेटिंग द इट पिक्यूलियर, जो पिक्यूलियर उसका अनकॉमन फीचर है, जो कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम है फ्रॉम वेरी मैनी सिंगल इंडिविजुअल, जो हमने बहुत सारे सिंगल इंडिविजुअल से कलेक्ट किया है, सफरिंग फ्रॉम द सच अ डिजीज, जो इस डिजीज से सफ़र कर रहे हैं। हमें डिफरेंट इंडिविजुअल से इस तरह के सिम्टम कलेक्ट करने हैं और जो भी पिक्यूलियर है, अनकॉमन है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, उसके आधार पर हमें वहाँ पर रेमेडी सेलेक्ट करना है। अब आता है 104 व्हाट इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट टास्क ऑफ अ फिजिशियन। फिजिशियन के लिए सबसे डिफ़िकल्ट टास्क क्या होता है। मोस्ट डिफ़िकल्ट इज़ टू ट्रेस एन एक्यूरेट कंप्लीट एंड कैरेक्टरिस्टिक पिक्चर ऑफ अ क्रोनिक डिजीज़। खासकर क्रोनिक डिजीज़ में एक एक्यूरेट पिक्चर तैयार करना, कंप्लीट पिक्चर तैयार करना, कैरेक्टरिस्टिक फाइंड आउट करना, ये सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट पार्ट होता है। तो एफरेज को डॉक्टर हैनीमैन ख़त्म कर रहे हैं डिफ़िकल्टी बताते हुए। इसलिए जो भी बैक में जितने हम एफरेज देखे हैं उस एफरेज को अगर हम ध्यान रखते हैं, उसको अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं, प्रैक्टिकली उसको समझ लेते हैं, तो ये डिफ़िकल्टी जो 104 में डॉक्टर हैनीमैन ने बताया है उस डिफ़िकल्टी से हम बच जाते हैं। तो आज का वीडियो यहीं तक। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय। अपना ध्यान रखें, खुश रहें, लाइफ में आगे बढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत, जय होम्योपैथ एंड जय हैनीमैन।